हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे, लॉकडाउन का बखूबी से पालन कर रहे होंगे। आज अपन पढ़ेंगे 11वीं क्लास की फिजिक्स और 11वीं क्लास की फिजिक्स के अंदर पहला चैप्टर पढ़ेंगे भौतिकी जगत। भौतिकी जगत क्या होता है? भौतिकी जगत पूरा एकदम थ्योरेटिकल पार्ट है। तो थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर केवल और केवल अपन को फिजिक्स के बारे में बेसिक जानकारी मिलती है। चलो आइए अपन देखते हैं फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है, विज्ञान क्या है, व्हाट इज द साइंस। विज्ञान शब्द का अर्थ होता है सुव्यवस्थित ज्ञान अर्जित करना, और विज्ञान को इंग्लिश के अंदर साइंस कहते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब होता है जानना, अर्थात प्रायोगिक परीक्षणों तथा ग्रहों तर्कों पर आधारित क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण अध्ययन में सुविधा के अनुसार विज्ञान को अलग अलग शाखाओं में विभाजित किया गया है, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, राजनीति विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। यहाँ हम विज्ञान की शाखा भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। और भौतिक विज्ञान के अंदर भौतिक शब्द का अर्थ होता है प्रकृति अथवा नेचर। भौतिकी शब्द की उत्पत्ति भी भौतिक शब्द से हुई है, तथा अंग्रेजी के अंदर भौतिकी को फिजिक्स कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूजिस से हुई है, जिसका अर्थ भी होता है प्रकृति। अर्थात भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक घटनाएं जैसे सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, चंद्र ग्रहण का होना, सूर्य ग्रहण का होना, बादलों का बनना, मौसम का बदलना, वर्षा का होना, तारों का टिमटिमाना, ऐसी बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती रहती है। ठीक, मनुष्य प्रकृति के अंदर होने वाली अनेक घटनाओं को जानने के लिए जिज्ञासु प्रवृत्ति होता है। इसके फलस्वरूप अनेक प्राकृतिक घटनाओं की अनेक व्याख्याएं दी गई है। आज प्रकृति के अंदर अनेक अभूत जटिल घटनाएं विज्ञान के आधार पर सरल होती हुई प्रतीत हो रही है। भौतिकी के प्रकार, भौतिकी मूल रूप से दो प्रकार की होती है, एक सूक्ष्म भौतिकी और एक होता है स्थूल भौतिकी। स्थूल भौतिकी इसके अंतर्गत पार्थिव तथा खगोलीय स्तर की घटनाएं सम्मिलित होती है, और इन घटनाओं के अध्ययन के लिए अपन को चिर स्मृत यांत्रिकी के सिद्धांतों का पालन किया जाता है। चिर स्मृत यांत्रिकी का मतलब हो गया क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज करना पड़ता है। और सूक्ष्म भौतिकी जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स बोलते हैं, इसके अंतर्गत आणविक तथा नाभिकीय घटनाएं और परमाणु घटनाएं सम्मिलित होती है। और इन घटनाओं के अध्ययन के लिए क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत का पालन किया जाता है, यानी क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी का पालन किया जाता है। ठीक है, नोट कर लेना इनको। यहाँ हम पढ़ेंगे स्थूल भौतिकी की शाखाओं के बारे में। स्थूल भौतिकी की शाखाओं के अंदर पहली है यांत्रिकी। तो यांत्रिकी के अंदर द्रव्य पदार्थों के नियमों का अध्ययन किया जाता है। द्रव्य पदार्थ कौन से हो गए? द्रव्य हो गया, गैस हो गई और ठोस हो गई। और यांत्रिकी न्यूटन की गति के नियम तथा गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है। यांत्रिकी के अंदर रॉकेट नौदन तथा पिंडों की साम्यावस्था और गति का अध्ययन किया जाता है। और यांत्रिकी के अंदर द्रव्यमान, जड़त्व, बल, बल आघूर्ण, ऊर्जा, शक्ति आदि भौतिक राशियों की अवधारणाओं की व्याख्या की जाती है। उसके बाद में आता है विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व के अंदर आवेशित वस्तुएं तथा विद्युत चुंबकीय परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और विद्युत चुंबकत्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर विद्युत चुंबकत्व के मूल नियमों का प्रतिपादन कूलॉम, गॉस, एम्पियर, लाप्लास तथा फैराडे ने किया था। उसके बाद में विद्युत चुंबकत्व के अंदर अपन विद्युत क्षेत्र के अंदर धारावाही चालक तार की गति का अध्ययन भी करते हैं, और विद्युत धारा के उत्पादन का भी अध्ययन करते हैं। और विद्युत क्षेत्र के अंदर आयनन मंडल में रेडियो तरंगों के संचरण का भी अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में आता है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। तो प्रकाशिकी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर प्रकाश की प्रकृति तथा संचरण का अध्ययन किया जाता है, उसे ऑप्टिक्स कहते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं। इसके अंदर दर्पण, लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों का अध्ययन किया जाता है। और प्रकाशिकी के अंदर मानव नेत्र दोषों का भी अध्ययन किया जाता है। और प्रकाशिकी के अंदर प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में आता है थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर ऊष्मा, ताप तथा कणों से बने निकाय के अंदर गति का अध्ययन किया जाता है, उसे ऊष्मागतिकी कहते हैं। और इसी के अंदर कार, हवाई जहाज, मोटरसाइकिल आदि वाहनों के इंजनों के निर्माण का भी अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में आता है क्लासिकल वेव मैकेनिक्स। क्लासिकल वेव मैकेनिक्स के अंदर किसी भी कण की दोलनी गति तथा तरंग संचरण गति का अध्ययन किया जाता है।
और इसी के अंदर ध्वनि के संचरण का अध्ययन किया जाता है, जिसके माध्यम से संगीत को समझा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं सूक्ष्म भौतिकी। सूक्ष्म भौतिकी के अंदर परमाणुविक, आणविक और नाभिक स्तर की प्रक्रियाएं सम्मिलित है, और इनके अध्ययन के लिए अपन को क्वांटम मैकेनिक्स की आवश्यकता होती है। और नाभिकीय भौतिकी जो सूक्ष्म भौतिकी की ब्रांच है, इसके अंदर क्या होता है, नाभिक की संरचना और नाभिक के गुण और नाभिक की अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत परमाणु बम, नाभिक के विखंडन, नाभिक के संलयन आदि का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है ठोस अवस्था भौतिकी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसके अंतर्गत अपन क्रिस्टलीय, अर्धचालक और मिश्र धातुओं के गुणों और उनका उपयोग का अध्ययन किया जाता है। और फिर आता है सापेक्षिकता, रिलेटिविटी थ्योरी। इसके अंतर्गत उन पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है जिनकी गति जो प्रकाश की चाल के समतुल्य होती है। वास्तव में ये प्रकृति के अंदर सापेक्षवाद का सिद्धांत है। फिर आता है अंतरिक्ष भौतिकी। अंतरिक्ष भौतिकी के अंदर अंतरिक्ष और अंतरिक्ष से जुड़े विषयों का अध्ययन किया जाता है, और इसके माध्यम से जो मौसम विभाग और सूचना तंत्र है उसकी जानकारी मिलती है अपन को। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर, उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, और यह जो अपने प्रवर्धक होते हैं, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, उपग्रह आदि के निर्माण में सहायक है। फिर आता है प्लाज्मा भौतिकी। किसी भी पदार्थ की चौथी अवस्था होती है उसे अपन प्लाज्मा कहते हैं, और इसके अंदर अपन आयनों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना पॉइंट है भौतिकी एवं प्रौद्योगिकी। तो विज्ञान और विज्ञान के अंदर भी भौतिक विज्ञान का एक विशेष रूप से महत्व है। विज्ञान का अनुप्रयोगात्मक स्वरूप है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रौद्योगिकी कहते हैं। विज्ञान और भौतिकी के नियमों और सिद्धांतों के आधार पर आज बहुत सारे यंत्रों, मशीनरी, उपकरणों आदि का निर्माण हुआ है, जिससे मानव जीवन अत्यंत लाभान्वित हुआ है। कुछ एक सिद्धांत है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं बोर्ड पे, जैसे फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है, उस आधार पर क्या है आज विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। उसके बाद में उष्मागतिकी के नियम है, जिसकी सहायता से उष्मा इंजन व प्रशीतक के निर्माण संभव हुए हैं। जो गुरुत्वाकर्षण एवं गति के नियमों का अध्ययन है, उसकी सहायता से अंतरिक्ष यानों एवं कृत्रिम उपग्रहों के प्रक्षेपण संभव हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे नाभिक के विखंडन, जो नाभिक के विखंडन की अभिक्रिया, उसके आधार पर परमाणु बम और जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन है, नाभिक के पनडुब्बियों का निर्माण संभव हुआ है। और उसके बाद प्रकाश विद्युत प्रवाह। प्रकाश विद्युत प्रवाह में क्या होता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, जो कि अपने सौर बैटरी और सोलर पंप होते हैं उनमें काम आता है, और सौर ऊर्जा से चलने वाले जितने भी यातायात होते हैं उनके अंदर ये काम आता है। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के आधार पर आज टेलीविज़न और जो कंप्यूटर, रेडियो आदि का निर्माण संभव हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट अपना भौतिकी का समाज से संबंध है। तो विज्ञान और विज्ञान की सभी शाखाओं के अंदर भौतिकी का मानव समाज से गहरा संबंध है, और इससे मानव समाज के अंदर भी क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। इसके साथ साथ भी जो मानव मान्यताओं और विचारधाराओं हैं उनके अंदर भी आश्चर्यजनक बदलाव आए हैं, और भौतिकी के सिद्धांतों और नियमों के आधार पर बहुत सारे उपकरणों और यंत्रों का निर्माण हुआ है। जैसे अपन देखें तो संचार के क्षेत्र में टेलीविज़न हो गया, फैक्स हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, कंप्यूटर इत्यादि हो गया, जिससे सूचना का आदान प्रदान आसान हो गया और कम समय में होता है, बहुत दूरी तक हो जाता है। उसके बाद अपन देखें घरेलू उपकरण से बल्ब, पंखा, प्रेस, हीटर, माइक्रोवेव आदि के निर्माण से क्या दैनिक जीवन के जो क्रियाकलाप है वो क्या होंगे, आसान हो गए। और उसके बाद में अपन देखें भौतिकी के नियमों के आधार पर क्या बहुत सारी जो घटनाएं थी उनके प्रति अंधविश्वास था, जैसे इंद्रधनुष का बनना, सूर्य ग्रहण का होना, चंद्र ग्रहण का होना, ज्वार भाटा का आना। यहाँ पे एक जो टर्म है ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा क्या होता है, ये चंद्रमा का जो पृथ्वी के प्रति आकर्षण होता है वो होता है, उसके कारण क्या होता है, जो सागरीय जल होता है उसको क्या होती है, तरंगे ऊपर उड़ती है तो उसको ज्वार बोलते हैं, जब ये नीचे बैठते हैं तो उनको भाटा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। मूल बल है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। चार उनके अंदर पहला बल है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। उसके बाद दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय बल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है जो प्रबल नाभिकीय बल होता है। उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स यानी कमजोर नाभिकीय बल या क्षीण नाभिकीय बल या दुर्बल नाभिकीय बल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब अपन यहाँ पढ़ेंगे सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रकृति के मूल बलों के अंदर सबसे पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो पढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के मध्य उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण का बल होता है, जो कि न्यूटन के अनुसार उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलो अपन देखते हैं। अपन क्या कर लेते हैं, दो पिंड ले लेते हैं। माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्या है, m1 व m2 है, जिनके
बीच की दूरी r है, ये m1 हो गया और ये m2 हो गया। इनके बीच की दूरी क्या हो गई, r हो गई। ठीक है, तो न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल F समानुपाती क्या हो जाएगा, m1 और m2 के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, उनकी दूरी के वर्ग के। और जब ये समानुपाती चिन्ह ये हटेगा तो F बराबर क्या आ जाएगा, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहां g क्या है, g है सार्वत्रिक नियतांक, जिसका मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, तो और अब पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, यह किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण प्रकृति का बल होता है। जब दोनों आवेशित कण विराम अवस्था के अंदर हो और एक निश्चित दूरी पर हो तो उनके बीच में लगने वाले बल को स्तर वैद्युत बल कहते हैं, और इसका अध्ययन वैज्ञानिक कूलाम ने किया था, इसलिए इसको कूलाम बल भी कहते हैं। कूलाम के अनुसार जब दो आवेश समान प्रकृति के होते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण का बल लगता है, और जब दोनों विपरीत प्रकृति के होते हैं तो उनके बीच में आकर्षण का बल लगता है। और कूलाम के अनुसार इनके बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रकृति का जो प्रतिकर्षण का बल होता है वो इन दोनों आवेशों के जो परिमाण होता है उसके गुणनफल के समानुपाती होता है, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अपन देखते हैं, माना दो आवेशित कण Q1 व Q2 है, जिनके बीच की दूरी r है। तो एक नंबर ले लेते हैं, जब आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो जैसे ये प्लस हो गया Q1 है और इनके बीच की दूरी के r है, और ये माइनस हो गया ये Q2 है, तो इनके बीच में बल कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। ठीक है, आकर्षण का बल। ठीक है, और सेकंड क्या हो जाएगा, जब आवेश समान प्रकृति के हैं तो जैसे ये प्लस हो गया Q1 और ये R हो गया, और ये Q2 है, ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया। जब ये दोनों प्लस के होते हैं तो इनके बीच में बल लगेगा, वो कैसे लगेगा, F इस प्रकार से लगेगा, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, न्यूटन के अनुसार स्तर वैद्युत बल F समानुपाती किसके होता है, Q1 Q2, ये समानुपाती अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, जब ये समानुपाती चिन्ह हटता है तो F बराबर क्या आ जाता है, K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जहां K बराबर क्या है, नियतांक, जिसका MKS में मान 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, ये हो गया अपना स्तर वैद्युत बल।
प्रकृति के मूल बलों के अंदर अपन ने गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल देख लिया था। अब अपन पढ़ेंगे नाभिकीय बल। इसके अंदर प्रबल नाभिकीय बल है और दुर्बल नाभिकीय बल है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये क्या होता है? सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि नाभिकीय बल होता क्या है। तो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होता है उनको जो बांधे रखने वाला बल होता है वही क्या होता है? नाभिकीय बल होता है। और ये नाभिकीय बल होता है, ये विद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना ज़्यादा प्रभावी होता है या प्रभावशाली होता है या प्रबल होता है। और ये केवल नाभिक के अंदर ही प्रभावी होता है। ठीक है, और इसकी प्रास लघु होती है और इसकी प्रास 10⁻⁻15 मीटर की होती है। क्यों होती है? क्योंकि नाभिका का 10⁻⁻15 मीटर का ही होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। ये कुछ नाभिकीय घटनाओं जैसे रेडियो एक्टिव नाभिक के बीटा क्षय में तथा मूल कणों के बीच कार्य करने वाला बल क्षीण नाभिकीय बल कहलाता है। यहाँ पे बीटा क्षय क्या होता है? बीटा क्षय होता है कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है उससे क्या होता है, जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन निकलता है या एक इलेक्ट्रॉन के साथ में एक एंटी न्यूट्रॉन निकलता है तो ये बीटा क्षय कहलाता है। और बीटा क्षय क्या होता है? जो एंटी न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? एंटी न्यूट्रॉन होता है एक आवेशहीन और द्रव्यमानहीन कण होता है, लेकिन इस पे जो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है वो लागू होता है। ठीक है, ये कुछ अन्योन्य क्रिया न्यूट्रॉन प्रोटॉन के इसके अंदर ये माइनस बीटा डी के हो रहा है, यानी ऋणात्मक बीटा क्षय हो रहा है और ये धनात्मक बीटा क्षय हो रहा है। अब अपन ने पढ़ लिया कि प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है और दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है और विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है। अब अपन देखते हैं इन चारों बलों की जो आपेक्षिक प्रबलता का क्रम होता है वो देख लेते हैं। चारों बलों की आपेक्षिक प्रबलता का क्रम। एफ जी का मतलब हो गया ग्रेविटेशन फोर्स और एफ डब्ल्यू का मतलब है वीक न्यूक्लियर फोर्स। एफ ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अनुपात। एफ एन का मतलब हो गया न्यूक्लियर फोर्स हो गया या प्रबल नाभिकीय बल भी बोल सकते हैं इसको। इनका जो रेशो होता है 1/10⁻25 अनुपात 10⁻36 अनुपात 10⁻38। तो सबसे ज़्यादा प्रबल है वो है न्यूक्लियर फोर्स, जो प्रबल नाभिकीय बल है वो है। और इसके बाद के अंदर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो है। और उसके बाद में वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो है। और सबसे कम है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उससे तो प्रभावशाली है। ठीक है, ये क्रम याद रखना। अब अपन पढ़ेंगे संवेग संरक्षण कंजर्वेशन लॉ। तो क्या होता है ध्यान से सुनिए। जब तक किसी निकाय पर बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता तब तक उस निकाय से संबंधित ऊर्जा, संवेग, कोणीय संवेग, आवेश ये सब राशियां संरक्षित रहती है। ये राशि समय के साथ में परिवर्तन नहीं होती है, यही अपने संरक्षण का नियम है। तो संरक्षण के नियम के अंदर सबसे पहला नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो आइए अपन देखते हैं क्या होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है।
उदाहरण के तौर पर घरों में पानी चढ़ाने वाली मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर पानी को ऊपर चढ़ाती है। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के हिसाब से ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो ग्रह के अंदर अपन क्या है, जो पानी वाली मोटर होती है उसमें क्या है, विद्युत ऊर्जा देते हैं और वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल करके पानी को ऊपर चढ़ाती है। ठीक है, पढ़ेंगे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, तो आइए देखते हैं। इस नियम के अनुसार जब तक किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता तब तक उस वस्तु का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। चलो अपन देख लेते हैं। माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसका जो प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v है, तो उस पर आरोपित बल F होगा। तो बल F इस प्रकार से होगा, F बराबर क्या होता है m। ठीक है, और m ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू बटा टी। ये कैसे हो जाएगा, गति के समीकरण से v बराबर क्या होता है, u माइनस यू प्लस ए टी। v बराबर यू प्लस ए टी हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, f बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, इसलिए v माइनस यू बटा टी बराबर क्या होगा 0, और m भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो एम वी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एम यू प्रारंभिक संवेग बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम संवेग। उदाहरण हो जाएंगे इसके, बंदूक से दागी गई गोली का संवेग। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये देखते हैं। इस नियम के अनुसार घूर्णन करते हुई कोई वस्तु पर जब तक बाहें
बल आघूर्ण अनुपस्थित रहता है तो उस वस्तु का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। उदाहरण के तौर पर अपन देखें तो ग्रहों की गति के अंदर उनका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। उदाहरण, ग्रहों की गति में कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना नियम है संरक्षण का नियम, वो है आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, आवेश संरक्षण का नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। इसका मतलब हो गया आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। अपन उदाहरण के तौर पर देखते हैं। उदाहरण, Zn प्लस H2SO4 की जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पर इनको आयनों में वियोजित करते हैं। जब इनको आयनों में वियोजित करेंगे तो Zn तो क्या है? न्यूट्रल है। यहाँ पे 2H प्लस का हो गया प्लस SO4 पे क्या आ जाएगा? 2 माइनस आ जाएगा। जिंक 2 प्लस आ जाएगा। SO4 पे क्या आ जाएगा? 2 माइनस प्लस H2। तो यहाँ पे देखो 2 प्लस हो गए, यहाँ पे भी क्या हो? 2 प्लस हो गए, यहाँ पे 2 माइनस है, यहाँ पे भी 2 माइनस है, यानी कि आवेश क्या रहा? संरक्षित रहा। ठीक है, यही है आवेश संरक्षण का नियम। अपना जो 11वीं क्लास का फिजिक्स का चैप्टर था भौतिकी जगत फिजिकल वर्ल्ड वो कंप्लीट हो चुका है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा का पूरा चैप्टर था, थ्योरेटिकल था, लेकिन अपन ने इसको समझने जैसा बना दिया। आप इसके नोट्स बनाइए एकदम सिस्टमेटिक ढंग से, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस के आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। और इस स्टूडेंट के अलावा भी अगर इस वीडियो को कोई देखता है तो आप भी इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। क्या पता आपके एक शेयर की वजह से किसी स्टूडेंट की लाइफ बन जाए, ये वीडियो उस तक पहुँचे और वो उसकी पढ़ाई रेगुलर हो जाए। तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए आगे से आगे। थैंक यू, धन्यवाद।